चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग। पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप लोग बस एक बार क्वेश्चन पढ़िए। हो गया ना? यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली सरफेस पे परपेंडिकुलर आ रहा है या एंगल थीटा बनाकर? थीटा बना के आ रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मैंने फार्मूला क्या दिया था, बता सकते हैं? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू एरिया। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दिस एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू बीम ऑफ लाइट। दिस एरिया मतलब ये जो मेरा एरिया रहेगा वो परपेंडिकुलर टू व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब जो सॉरी बीम ऑफ लाइट। वजह ये है, यहाँ देखिए, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये बीम ऑफ लाइट, सपोज कीजिए कि इस सरफेस पे आकर यहाँ से यहाँ तक, ये टू बीम ऑफ लाइट का ही लेते हैं एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। जहाँ पे आकर ये रुक फॉल कर रहा है वो एरिया है ए। तो क्या एरिया आपका इस बीम ऑफ लाइट का परपेंडिकुलर है? इसका मतलब है कि इस एरिया का प्रोजेक्शन, तो यहाँ से इसका मतलब ये जो एरिया है, दिस एरिया नॉट ए तो टोटल एरिया हो गया जहाँ पे मेरा लाइट आ रहा है, बट दिस एरिया इज द परपेंडिकुलर एरिया। मतलब इतना एरिया अगर यहाँ पर कर देते तो यहाँ पे लाइट नहीं आ पाता, राइट। एंड दिस इज द एरिया परपेंडिकुलर टू बीम ऑफ लाइट, इज इट राइट? इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी का जो फार्मूला था उसमें एरिया एक कौन सा एरिया रहना चाहिए आज के बाद? एरिया परपेंडिकुलर टू बीम ऑफ लाइट। तो सर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो जैसे हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं वैसे ही एरिया का प्रोजेक्शन ले लेंगे। प्रोजेक्शन लेने का मतलब क्या है? उसका कंपोनेंट ब्रेक करना, इज इट राइट? इसका यस, तो यहाँ इसका मतलब है कि आपको जो मैंने एंगल दिया था, कौन सा एंगल? एंगल ए था थीटा, तो ए एंगल थीटा है, तो ए कौन सा एंगल है?
रहेगा 90 माइनस थीटा। और यस, और आप ट्रायंगल ए बी सी में, अगर ए बी सी में बात कीजिएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आएगा। तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ए 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो सर कॉस थीटा इक्वल टू लिखते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, राइट। और इस एरिया को हम लोग एरिया परपेंडिकुलर ये एरिया ले लेंगे। बेस का काम कौन करेगा, ये आगे के क्वेश्चन में HCB में काम आएगा, दिस बाई दिस, ये जो पूरा एरिया था वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए कॉस थीटा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा एरिया आज के बाद पुट करना है, दिस इज नॉट टोटल एरिया, दिस इज द एरिया परपेंडिकुलर टू बीम ऑफ लाइट, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले के एग्जाम्पल में मैं वैसा एग्जाम्पल ही ले रहा था जिसमें बीम ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा था, तो वहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सरफेस पे टोटल सरफेस, जिस सरफेस पे जब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका टोटल एरिया था कितना, ए था, बट इफेक्टिव उस एरिया का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू बीम ऑफ लाइट कितना मिलेगा, ए कॉस थीटा। तो क्या इस फार्मूला में ये लिख सकते हैं, एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ए लिखें या ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, देन टोटल एनर्जी इक्वल टू, भाई यहाँ पे जितना यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे जितना एनर्जी है इस एरिया से जितना एनर्जी जा रहा है वही एरिया तो आकर यहाँ पे इतना दूर में फैल गया, करेक्ट। देन टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट डेल्टा टी ए कॉस थीटा। देन इस पे जो नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहा था, जो भी नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहा था वही फोटोन यहाँ से यहाँ तक में आके बम्बार्डिंग हो रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी बाई एनर्जी ऑफ फोटोन, बट ये जो नंबर ऑफ फोटोन्स रहेगा वो कितना टाइम में, इस डेल्टा टी टाइम में, आई डेल्टा टी ए कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यहाँ तक आइए, यहाँ तक हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। हो गया एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया, इंटेंसिटी के लिए समझ में आ गया, कौन सा एरिया लेना है, परपेंडिकुलर टू बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ देखिए, पहले वन फोटोन का समझ लेते हैं, बाकी उसी में n से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फोटोन से, राइट। और फोटोन का सरफेस के साथ कोलिजन कैसा मानते हैं एवरीवन, इलास्टिक कोलिजन, राइट। जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा उसका मैंने बात किया, राइट। तो पहले रिफ्लेक्शन वाला काम कर लेते हैं। क्योंकि R नॉट इक्वल टू 0 और R नॉट इक्वल टू 1 दोनों बात बोल दी है, 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, मतलब R का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब ये सरफेस क्या है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, पार्शियली एब्जॉर्बिंग है, राइट। तो जो रिफ्लेक्टिंग रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा रहेगा, करेक्ट ना। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा,
जिस मोमेंटम से आएगा उसी मोमेंटम से जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? h बाई लैम्डा ना, या E बाई सी, एनर्जी ऑफ फोटोन बाई सी। ये था एनर्जी ऑफ फोटोन बाई सी, राइट? एनर्जी ऑफ फोटोन बाई सी, इसका कंपोनेंट के फॉर्म में। ये थीटा है स्टूडेंट, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? थीटा ना, तो कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। अब बाई कंपोनेंट कितना रहेगा? 90 और प्लस 90 माइनस थीटा, कितना? 180 माइनस थीटा। क्या डायरेक्टली लिखते हैं दिस वन? देखते हो आप लोग समझ पाए? अब फाइनल मोमेंटम, तो सर फाइनल मोमेंटम, अब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि फोटोन का सरफेस के साथ अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तो उसको इलास्टिक माना गया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है, तो ए एंगल थीटा, तो ए भी एंगल थीटा रहेगा। तो ई पी वाई सी साइन थीटा आई अब प्लस ई पी वाई सी कॉस थीटा जे कैप। कौन सा मोमेंटम कांस्टेंट रहा? कंजर्व रहा। एक्स कंपोनेंट सर कंजर्व रहा, राइट? मतलब वो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज सरफेस को इलास्टिक है, मतलब रफ सरफेस नहीं माना गया लाइट के लिए, राइट? तो चेंज इन मोमेंटम फॉर वन फोटोन, चेंज इन मोमेंटम फॉर वन फोटोन कितना? चेंज इन मोमेंटम फॉर वन फोटोन होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं? 2p बाई सी कॉस थीटा जे कैप। इसका मतलब है सर यहाँ पे जो मोमेंटम है वो सरफेस पे अलोंग द पैरेलल टू द सरफेस फोर्स नहीं लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाएगा, राइट? लेकिन ये अभी हम लोग मोमेंट फोटोन का काम कर रहे हैं, तो ये कितना फोटोन का चेंज मोमेंटम है? वन फोटोन का। तो टोटल चेंज मोमेंटम ऑफ ऑल फोटोन्स के लिए क्या इसमें n से मल्टीप्लाई कर लिया जाए? टोटल नंबर ऑफ फोटोन यहां तक आइए। इस और n का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? आई डेल्टा टी ए कॉस थीटा बाई एनर्जी ऑफ फोटोन एंड 2 एनर्जी ऑफ फोटोन बाई सी कॉस थीटा जे। एनर्जी ऑफ फोटोन आपस में कैंसिल हो जाएगा, राइट? कितना बचा? तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हम लोग रिफ्लेक्शन का केस ले रहे हैं, ठीक है? कितना हो जाएगा? आई 2 को बाहर ले लिया जाए, 2i बाई सी डेल्टा टी ए और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक और है ना, कॉस स्क्वायर थीटा जे कैप। ठीक है ना यहाँ तक? तो फोर्स ऑन फोटोन्स ड्यू टू सरफेस, फोर्स ऑन फोटोन्स ड्यू टू सरफेस कितना हो जाएगा? टू आई बाई सी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, फोटोन पे ही अभी फोर्स लगा रहे हैं। 2i बाई सी डेल्टा टी ए कॉस स्क्वायर थीटा जे और डिवाइड बाई डेल्टा टी आपस में कैंसिल, राइट? मतलब नहीं, वो तो फोटोन का मोमेंटम चेंज था, फोटोन पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए थे ना, फोटोन आया फोटोन गया।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट। बोले कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया? यहाँ पे एनआर लिखना चाहिए था, बाद में कैंसिल करते, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन दोनों होता ना। ये तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स मैंने पुट कर दिया, बट यहाँ पे मुझे पुट क्या करना चाहिए था? टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड? नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड। वहाँ तक आइए सिर्फ, ठीक है। तो टोटल फोर्स ऑन ऑल फोटोन्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड कहीं ले रहे हैं, एन आर 2 EPYC cos थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। चलिए ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, यहाँ देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना था? 1 फोटोन का पहले बात करते हैं। तो सर इनिशियल मोमेंटम था एनर्जी ऑफ फोटोन बोलना है बाई सी साइन थीटा आई आ माइनस, और जब एब्जॉर्ब हो गया तो फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? 0। Then total change of momentum of all photons, number of photons absorbed into APYC साइन थीटा। अच्छा चेंज के लिए तो पहले चेंज निकालेंगे ना, तो चेंज ऑफ 1 फोटोन्स कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, जब फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए
देखिए तो स्टूडेंट मैंने सही लिखा है, नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड इक्वल टू आर इंटू एन और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इक्वल टू ए इंटू एन। ए के बदले क्या 1 - r लिख सकते हैं। यहाँ तक आ जाइए, इस पार्ट को हटाए। ये सब इतना टफ बोर्ड में नहीं आएगा, डोंट वरी। अभी हम लोग फोटोन्स पे ही फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एन आर के बदले अगर पुट कर देंगे तो लिखेंगे आर एन। दोनों में एक कॉमन चीज़ रहेगा, एन। एन को बाहर ला सकते हैं, एन बाई डेल्टा टी। एन बाई डेल्टा टी को अगर बाहर लाते हैं तो बचेगा क्या, आर 2 EP/c कॉस थीटा। अच्छा, EP/c को भी बाहर ले सकते हैं, नहीं सब में EP/c। उसके बाद दिमाग में कैलकुलेट करते रहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r cos थीटा जे, और वहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट सर 1 - r, ठीक है ना। माइनस साइन थीटा आई कैप अब प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखिए तो सही तो है यहाँ तक, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए जे को जे के साथ करना है तो ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो 2r cos थीटा जे, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे माइनस आर, माइनस बिकम्स प्लस आर साइन थीटा आई, मतलब ठीक है। इसको तो एक साथ ही कर देते हैं ना, 1 - r साइन थीटा आई कैप अब प्लस 1 - r कॉस थीटा जे कैप, ठीक है एवरीवन। अब इसे एक साथ कर लीजिए तो कितना आता है जोड़ जाड़ के, क्या 1 + r कॉस थीटा आता है, माइनस यस 1 + r cos थीटा, वेरी गुड, एन EP/c डेल्टा टी 1 + r cos थीटा जे और माइनस 1 - r साइन थीटा आई। चलिए अब एन का वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना था, आई ए कॉस्ट डेल्टा टी
बाई ई पी और उसके बाद ई पी बाई सी डेल्टा टी 1 प्लस आर कॉस थीटा आई माइनस 1 माइनस आर साइन थीटा जे ई पी और ई पी कैंसिल डेल्टा टी कैंसिल आई ए कॉस थीटा बाई सी 1 प्लस आर कॉस थीटा आई माइनस 1 माइनस आर साइन थीटा जे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर इसमें थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दें तो पिछले क्लास का प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर इसमें थीटा इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 0। सर ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा राइट, और आर इक्वल टू 1 पुट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब लाइट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा नॉर्मल के साथ, और ये बन जाएगा 2 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आई ए वाई सी, जो हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल मिला था फोर्स के लिए राइट। तो नहीं था दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। एक मिनट, इसमें थीटा इक्वल टू 0 ही पुट कीजिए, थीटा इक्वल टू 0 बट आर इक्वल टू भी 0 पुट कर दीजिए। थीटा इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0 देन तो आर इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, तो हाँ तो इसके बाद आई ए बाई सी ही तो बचेगा, वो आना भी चाहिए था राइट, आई ए बाई सी वो आना चाहिए था। अरे ये जे एक आई कैप था या जे कैप था, उल्टा मैंने लिख दिया क्या, ये शायद आई था नहीं, यस यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ये आई कैप है अरे जे कैप है, ठीक है। तो इसका मतलब जो दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, बट ये किस पे फोर्स है, ये फोर्स है बोलना है, ये फोर्स है आपका फोटोन्स पे एलोंग एक्स एक्सिस एंड एलोंग वाई एक्सिस। तो जब फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो एलोंग एक्स एक्सिस भी फोर्स लगेगा, करेक्ट ना। लेकिन अगर सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा तो एलोंग पैरेलल फोर्स फिर नहीं लगेगा। लास्टली ऐसे ही सॉल्व करना था। तो अगर हम लोग को फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू फोटोन निकालना रहेगा तो इस पूरे टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट, तब क्या हो जाएगा आई ए कॉस थीटा बाई सी 1 माइनस आर, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन थीटा आई कैप माइनस 1 प्लस आर कॉस थीटा जे कैप, इज इट राइट। चलिए अब वहाँ पे आपका आर का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, डोंट वरी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट तो ये हो गया क्या आर, हाँ आर तो हाँ तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा ना 0.4 0.3 कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा। नहीं हाँ, लेकिन एक्चुअल में अगर टोटल अब यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस ये रहेगा कि क्वेश्चन में प्रेशर पूछा गया है, प्रेशर पूछा गया या फोर्स पूछा गया। फोर्स अगर पूछा जाएगा सरफेस पे तो इन सब का रिजल्टेंट लेंगे राइट, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी मिलेगा और वाई कंपोनेंट भी। लेकिन इसी से को अगर मैं प्रेशर ऑन द सरफेस, प्रेशर ऑन द सरफेस अगर पूछूंगा तो प्रेशर के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, प्रेशर के लिए जो हम लोग जनरल जो प्रेशर जानते हैं परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड द सरफेस राइट, परपेंडिकुलर एंड, तो इसका मतलब है कौन सा कंपोनेंट लेना है, बाई कंपोनेंट राइट, आर डिवाइडेड बाई एरिया। तो बाई कंपोनेंट कौन सा रहेगा, दिस वन ना,
मतलब आई ए कॉस थीटा इंटू 1 प्लस आर मैग्नीट्यूड ले लिया हूँ बाई सी इंटू ए, मतलब आई 1 प्लस आर बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, इज इट राइट? तो प्रेशर के टाइम पे उसका पैरेलल कंपोनेंट नहीं लेना है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट? फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो आप एक्स मैग्नीट्यूड क्या कीजिएगा? रूट ओवर फोर्स का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इज इट राइट? अब इस एक्चुअली में हम लोग को थोड़ा टाइम लगा, बट इस एक ही प्रॉब्लम में मैंने सारा प्रॉब्लम केस ले लिया। इसको चाहते थे 3 पार्ट में तोड़ते कि आर का वैल्यू 1 है तब निकालिए, आर का वैल्यू ए का वैल्यू 1 है तो निकालिए। मैंने क्या किया, इसी केस में सब कुछ आ गया। ये जो कंडीशन है उसमें आर का वैल्यू 0 लीजिए या आर का वैल्यू 1 लीजिए। आर का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा? कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग। आर का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, राइट? जैसे ही आर का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, टर्म गायब हो जाएगा, करेक्ट? तो वो आर का वैल्यू 1 लेते हैं, वो केस किसका बन जाएगा? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है ना? यहां तक सबको समझ में आ गया एवरीवन? इसको हटाया जाए। इसको अब आज के बाद यस जनरलाइज फॉर्म, लेकिन देखिए पहला बात तो है कि अब मैं अगर ये बात पहले बोलता था आप लोग इस क्लास को स्किप कर जाते, मेडिकल वाले बच्चे। मेडिकल में कभी नहीं आएगा, इसलिए आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिकल। नीट के टाइम पे अगर कम टाइम रहेगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? मोमेंटम रिलेटेड प्रॉब्लम मेडिकल में नहीं है, करेक्ट ना? बट उससे क्या होगा कि अगर मैं अभी बोल देता तो क्लास का रिदम खराब हो जाता। हो सकता है आप सीडब्ल्यू का एग्जाम में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं काम में आ जाए, राइट? कल के डेट में आइजर का एग्जाम के लिए बैठ गए, बायो लेके जाना चाहते हैं, बेसिक साइंस पढ़ना चाहते हैं, और वहाँ तो पूछा जाएगा। नीट में 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है भाई, 1 मिनट में इतना कुछ पूछा जाएगा? इतना इतना कुछ पूछा जाएगा तो छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में तो आपका स्मार्टनेस चाहिए ना कि कौन सा क्वेश्चन में मुझे मार्क्स लाना है, कौन सा क्वेश्चन लेना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं लेना है, राइट? चलिए एवरीवन, सब लोग एच सी राउंड निकालिए। अच्छा, जस्ट आज मैंने एक क्वेश्चन देख रहा था, एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस लैम्डा का ग्राफ कैसा होगा? जस्ट ऐसे ही दिमाग में आ गया। एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस लैम्डा का तो सामने दिख रहा है, राइट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं। अब ऐसा ऑब्जेक्टिव भाई आ जाता है, क्या एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे जेईई मेन में? आप लोग आंसर भी नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन के बच्चे बोलते भी नहीं हैं, नहीं बनेगा? ये तो बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन, लेकिन उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं करता है कि अच्छा होगा कैसे। अब एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का पूछेंगे, एच न्यू नहीं बन जाएगा? करेक्ट? ये स्ट्रेट लाइन है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस 1 बाय लैम्डा का पूछेंगे, देन भाई इक्वेशन लिखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस 1 बाय लैम्डा, अगेन स्ट्रेट लाइन, लैम्डा नहीं 1 बाय लैम्डा, राइट? चलिए
ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 363 HCV। पेज नंबर 363 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन। टू फोटोन्स हैविंग, पहला ऑप्शन देखिए तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होना चाहिए? थ्री सिक्स थ्री एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट भी ज़्यादा है, इसमें कैलकुलेशन तो करना है नहीं। हो गया? बाकी लोग का आंसर क्या है? आंसर मत देखिएगा, देखिए इक्वल नहीं, सब नहीं, 1 मिनट। इक्वल वेवलेंथ रहेगा तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, नॉट लीनियर मोमेंटम। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डायरेक्शन की वजह से। एग्री हैं? लैम्डा इक्वल है मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा लीनियर मोमेंटम का, बट लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, किधर जाता रहेगा किधर जाता रहेगा, राइट? इसी बार कुछ तो सोच के सेट किए होंगे आपके लिए कि जल्दीबाजी में क्या कीजिएगा, राइट? सेकेंड ऑप्शन है इक्वल एनर्जी हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम। अगेन फिर से सेम बात, एनर्जी इक्वल रहेगा तो उसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और उन्होंने लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बोला है या लीनियर मोमेंटम से बोला? तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, उनको माइंड में वेक्टर क्वांटिटी चल रहा होगा, करेक्ट? ऐसे ही तो सेट नहीं कर दिया होगा क्वेश्चन, तो बी भी नहीं होना चाहिए। इक्वल फ्रीक्वेंसी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, सेम से फिर से सेम बात, इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी इक्वल है तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। बट अगर लीनियर मोमेंटम इक्वल है, लीनियर मोमेंटम इक्वल है, ठीक है, 2 फोटोन ऐसे इस सेम डायरेक्शन में जा रहा है और लीनियर मोमेंटम अगर इक्वल है मतलब उसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब h बाई लैम्डा दोनों का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम है ना, h1 और h2 कर दीजिए तो h1 लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा, इसका लीनियर मोमेंटम इक्वल रहेगा तो वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल, बट वेवलेंथ इक्वल रहेगा लीनियर मोमेंटम मे और मे नॉट बी इक्वल ड्यू टू डायरेक्शन फैक्टर, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? डी है, समझ गए? मतलब यहाँ पे फंस सकते थे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एच बाई लैम्डा, राइट? इफ वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड देन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और एनर्जी, लैम्डा डिक्रीज करेगा तो एनर्जी तो इंक्रीज करेगा बट वेवलेंथ दोनों इंक्रीज करेगा, यस, बोथ पी एंड ई इंक्रीज है। ऑप्शन ये होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन है स्टूडेंट? ऑप्शन देखने में इतना टाइम लगेगा? अच्छा बाकी देख रहे थे ऑप्शन, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? तो ये तो जस्ट फार्मूला पुटिंग था, ये तो नीट का लेवल का हो गया एवरीवन, नहीं?
क्वेश्चन नंबर 4, let nr and nb respectively the number of photons emitted by a red bulb and blue bulb of equal power in given time. इक्वल पावर, तो पावर इक्वल टू कितना, पावर अगर P है तो टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम ना, इसका मतलब दोनों बल्ब सेम टाइम में सेम एनर्जी दे रहा है, P इंटू डेल्टा टी, टोटल एनर्जी सेम है। तब पूछा गया है एनआर एंड एनबी विद रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ फोटोन्स गिव इट बाय रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब ऑफ इक्वल पावर इन गिवन। एक क्वेश्चन आपका हो गया, ये आप सॉल्व कीजिएगा या मैं सॉल्व कर दूं? आप लोग सॉल्व कीजिए फास्ट। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? सर क्वेश्चन ये है कि दो बल्ब है जिसका पावर सेम है, बट एक रेड बल्ब है, रेड रोशनी आ रहा है, और एक ब्लू रोशनी आ रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ से नंबर ऑफ फोटोन, किसका नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा? क्यों? यस, वीबग्योर नहीं, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। तो सर रेड जो रेड बल्ब का जो फोटोन रहेगा उसका एनर्जी, फोटोन का एनर्जी कम रहेगा, छोटा पैकेट रहेगा, राइट। तो इसमें इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और जो ब्लू वाला रहेगा तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम है, बट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ब्लू लाइट का ज़्यादा रहेगा, राइट, एक फोटोन का। तो एक नंबर ऑफ फोटोन्स, इसका मतलब एन आर ग्रेटर एन बी, यही तो होना चाहिए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, the equation E equal to P into C आंसर देखिए, तो सी है क्या इसका ऑप्शन, फिफ्थ का सी। आपको तो इक्वेशन एक क्लास में पढ़ाए ही थे, कि इक्वेशन लिखे थे, याद होगा। अभी मेरे पास उसका थ्योरी सामने ही है, आइंस्टाइन का इक्वेशन E इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर, याद है। अब बोलो देखिए, एनी पार्टिकल विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसका रेस्ट मास 0 होता है, राइट, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन E इक्वल टू पी इंटू सी, एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ये उसके लिए वैलिड है फॉर दोज ऑल द पार्टिकल विच आर एग्जैक्टली मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा उसका रेस्ट मास 0 हो जाता है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा? तो ये इक्वेशन आइंस्टाइन का इक्वेशन था, दैट्स व्हाई दिस इज ओनली फॉर व्हाट, नॉट इवन फॉर फोटोन, फॉर दोज पार्टिकल विच आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो फोटोन तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही तो लाइट ही है, बट क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एटम के अंदर? क्या बोले, क्या बोले? 10 टू द पावर 16। अगर हाइड्रोजन का लेंगे तो ऑर्बिट नंबर 1 में पार्टिकल मानते हुए 2.18 इंटू 10 टू पावर 6, राइट। इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ से था, ठीक है। इसका मतलब है ए एक्चुअली E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू एम पावर एम स्क्वायर
सी के बाद फॉर रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ाएंगे तो प्रूफ कर देंगे आपको, अभी टाइम नहीं है। तो एक्चुअल में जहाँ पे ए क्या था, ए था रिलेटिविस्टिक मास। तो एक्चुअल में E इक्वल टू डायरेक्ट P और C जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो वैसा कोई भी पार्टिकल, ये यहाँ पे m0 था वो रेस्ट मास व्हेन पार्टिकल आर इन रेस्ट, तो ऐसा कोई भी पार्टिकल विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसका रेस्ट मास m0 जीरो हो जाता है। तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा तभी इक्वल टू PC हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई किसके लिए सिर्फ वैलिड रहेगा, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर प्रोटॉन, सॉरी नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर फोटोन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो जाएगा आप लोग से, ये तो इसको तो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेवन भी आप लोग से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 364। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का HC वर्मा मैं अभी सॉल्व करूंगा, बाद में टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। A to Z प्रॉब्लम लगा लूंगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, when a stopping potential is applied in an experiment on photoelectric effect, no photo current is observed, this means that emission of photoelectrons is stopped। इमिशन तो होते रहेगा, पहुंच नहीं पाएगा, राइट। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बट आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द इमीटर मेटल। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर accumulated near the collector plate। The photoelectrons are dispersed from the side of the apparatus। The photoelectron एक्चुअल में बीच रास्ते में ही रुक जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं कि अगेन वो मेटल प्लेट जो पोजिटिवली चार्ज होगा उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा। बी ऑप्शन लग रहा है, देखिए तो ऑप्शन क्या है 8 का, बी है। मतलब इमिट करेगा बट जब वो पहुंच नहीं पाएगा सर्किट में, तो मेटल से यहाँ देखिएगा एक्चुअली हो ये रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है बट यहाँ पे कलेक्टर के पास जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इमिट कर रहा है, जा नहीं पा रहा है, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो वापस उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। यहाँ देखिए के एम एक्स इक्वल टू ये है ना स्टूडेंट, एच डी माइनस फाइव, राइट। ई वी एस, क्या के एम एक्स के बदले हम लोग ई वी एस लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस फाइव। अब अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए तो हम लोग वी एस को वी डैश मान लेते हैं, तो 2 न्यू माइनस फाइव, फ्रीक्वेंसी डबल कीजिएगा तो ये हो जाएगा। ओके एवरीवन, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो सेकेंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या नज़र आएगा, वी डैश एस बाई वी एस इक्वल टू 2 न्यू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एच न्यू माइनस फाइव। तो वी डैश इक्वल टू
H-5 देख लेते हैं। H-5 क्या ऐसे लिख सकते हैं वेदांग? ए वैल्यू तो 1 हो गया ना, और ए वैल्यू मोर देन 1 रहेगा, राइट? ए वैल्यू 1 रहेगा या मोर देन 1? भाई ऊपर में एच न्यू है, ये है नीचे H-5, न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, राइट? तो फिर मोर ये एग्जैक्ट 1 हो गया, ये मोर देन 1 हो गया। मतलब इस रेशियो को समझे सब लोग, एवरीवन? नहीं तो एग्जाम में फिर सोचते रहते हैं कैसे होगा। ये तो क्या था, सॉल्व करने का ट्रिक, राइट? तो क्या VS S/VS ग्रेटर देन 2 कर दें? तो डबल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं? स्टॉपिंग पोटेंशियल होना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन तो सी लग रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखने में इतना टाइम? आप लोग बुक लेकर नहीं बैठते हैं क्या? तो बोलना है भाई, हम ऑप्शन तो देख लेंगे। 9 का सी, राइट? क्वेश्चन नंबर 10। मैं जानबूझ के इसका ऑब्जेक्टिव, अगर टाइम मिलेगा तो HCB का ऑब्जेक्टिव भी बनाइएगा स्टूडेंट, अगर टाइम मिलता है तो। लगता है देखने में छोटा, लेकिन थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक रहता है। तो ऑब्जेक्टिव वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जो इसका कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, छोटा छोटा बात को जो पकड़ रहा है, राइट? टेन में क्या है, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स बोथ आर डबल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन ऑलमोस्ट सेम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर डबल हो जाएगा तो सैचुरेशन करंट भी तो डबल हो जाएगा, राइट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डबल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और सैचुरेशन करंट में डायरेक्टली था। इंटेंसिटी डबल, सैचुरेशन करंट भी ऑल्सो डबल, राइट? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल। अब यहाँ देखिए, यहाँ वाला चीज़ आपको काम में आ जाएगा। सैचुरेशन करंट तो डबल होगा, बट व्हाट अबाउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? तो मान लेते हैं कि पहले है के H-5। इज इट maximum kinetic energy depend on intensity of light? It does not depend on intensity of light. It depends on frequency of light, right? और k डैश के लिए क्या करें, 2H-5। अब k डैश बाई k करेंगे तो 2H-5। देखिए तो इससे पहले वाला क्वेश्चन का हेल्प मिल गया, यही था ना? क्या इसको मोर देन 2 कर दें? तो k डैश ग्रेटर देन 2 के मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल से ज़्यादा हो जाएगा, जस्ट डबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? दो स्टेटमेंट दिया गया है, एसर्शन रिजल्ट के जैसा है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ये होना चाहिए, नहीं? करेक्ट ऑप्शन बी। 10 का कौन सा ऑप्शन है? बी है, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ हाँ बोलिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन? A point source of light is used photoelectric effect.
इफ द सोर्स इज रिमूव फार्दर फ्रॉम द इमिटेड मेटल द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, सोर्स। नज़दीक है या दूर है उस बात पर फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, राइट। क्या तो विल रिमेन कांस्टेंट, एक ऑप्शन देखिए तो सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बढ़िया भी है और बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है दोनों जगह के एग्जाम में। सब लोग दिमाग लगाइएगा, हालांकि बेब अगर पहले पढ़ाए होते तो ये आपके लिए बच्चों का गेम हो जाता। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट सोर्स कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम ए स्मॉल मेटल प्लेट, which of the following curve may represent the saturation photo current as a function of distance between the source and the metal। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा पॉइंट यहाँ देखना है, मेरा पॉइंट सोर्स है और जिसका पावर P है, पॉइंट सोर्स है जिसका पावर P है। तो पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पे अगर आप एक सरफेस इमेजिन करेंगे, पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पे एक अगर इमेजिन करते हैं तो स्फीयर का सरफेस मिलेगा, राइट। और पॉइंट सोर्स से जो भी रे ऑफ लाइट फॉल जाएगा वो स्फीयर पे परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट। इसका तो इसका पूरा एरिया उस रे ऑफ लाइट के लिए परपेंडिकुलर एरिया रहेगा, करेक्ट ना भाई। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगा इस सरफेस से परपेंडिकुलर ही गिरता है, करेक्ट ना। दैट्स वाई इंटेंसिटी, अगर आर डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी का बात करेंगे तो इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम इनटू टोटल एरिया परपेंडिकुलर एरिया, राइट। बट ये पूरा एरिया तो परपेंडिकुलर ही है, यही तो मेरा पावर है, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मतलब पावर बाय एरिया। और एरिया कितना, 4πr² ना। तो सोर्स का पावर तो फिक्स है, इसका मतलब पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी और डिस्टेंस आपस में कैसे रहता है, ऐसे रहता है स्टूडेंट, करेक्ट ना। और इंटेंसिटी ऑफ सैचुरेशन एंड सैचुरेशन करंट ये डायरेक्टली है, तो क्या इन दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², करेक्ट। तो सैचुरेशन करंट इक्वल टू k/r² बोल सकते हैं। कैसा ग्राफ रहना चाहिए सैचुरेशन करंट वर्सेस डिस्टेंस का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है वो देख लीजिए, देखिए तो आंसर है। इस पे स्टार लगा लीजिएगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी और डिस्टेंस का पॉइंट्स उसका इंटेंसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब ऐसा लाइट जिसमें बहुत सारा वेवलेंथ है, राइट। फॉर एग्जांपल वाइट लाइट, तो वाइट लाइट का जो एवरेज वेवलेंथ मानते हैं वो येलो लाइट का मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो देखिए तो 13 का क्या ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन से थ्योरी डेवलप कीजिए।
ए नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसमें वैसा लाइट जिसमें सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, इज यूज इन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन स्टॉपिंग पोटेंस। एक मिनट, सॉरी, बहुत सारा लैम्डा है, सॉरी स्टूडेंट, वो मैं डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन का बात दिमाग में आ गया। अगर बहुत सारा लैम्डा है तो किसके क्रॉसपॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल लेंगे, किसके क्रॉसपॉन्डिंग सोचें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग, राइट। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले फोटोन को, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले क्रॉस फोटोन को अगर हम लेते हैं तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्ग, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी, और सबसे एनर्जेटिक फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा उसका के मैक्स सबसे ज़्यादा रहेगा, और सबसे बड़े वाला के मैक्स को अगर रोक दीजिए इलेक्ट्रॉन को तो बाकी सब बीच रास्ते में ही रुक जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो क्या है, यस। ओके एवरीवन, सेकेंड ऑब्जेक्टिव आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, हो पाएगा ना, कर लेना है, टाइम नहीं मिलेगा बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 360, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 360, क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग क्वेश्चन पढ़िए, ये वर्कआउट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। एच.सी. वर्मा का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन नंबर, वर्कआउट एग्जाम्पल का 5। क्वेश्चन क्या है, फिगर दिस वन शोज ए स्मॉल plane strip suspended from a fixed support through a string of length L. A continuous beam of monochromatic light is incident horizontally on the strip and is completely absorbed. The energy falling on the strip per unit time is W. मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम W है, इट राइट। Find the deflection of the string from the vertical if the mirror stay in equilibrium. ये पहला क्वेश्चन हो गया। If the strip is deflected slightly from its equilibrium position in the plane of the figure, what will be the time period of resulting oscillation? इस पूरे सरफेस पे टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना आ रहा है, टोटल एनर्जी बाई ए डब्ल्यू आ रहा है, ए वैल्यू दिया हुआ, राइट। इस सरफेस पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है कितना आ रहा है, करेक्ट। और जो भी फोटोन आ रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका जब आपको लगता है कि यहाँ पे जब इसे फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा डिविएशन होगा,
कौन कौन सा फोर्स? ए है फोर्स ऑन प्लेट, ए कौन लगा रहा है? फोर्स, ए देखिए, ए प्लेट फोटोन पे फोर्स किधर लगाएगा? टुवर्ड्स राइट। जब अभी जस्ट मोमेंटम का प्रॉब्लम करवाए थे, फोटोन पे किधर फोर्स, किस तरफ फोर्स लगाएगा? टुवर्ड्स राइट। तो न्यूटन थर्ड लॉ से फोटोन प्लेट पे किधर लगाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। एग्री ना? और एक फोर्स क्या रहेगा? mg, और एक फोर्स तो रहेगा टेंशन, राइट। और ए एंगल थीटा है, करेक्ट ना एवरीवन? तो ए भी तो थीटा रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं? टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। और क्या लिख सकते हैं? राइटवर्ड फोर्स इक्वल लेफ्टवर्ड फोर्स, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, एंड दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट ड्यू टू ऑल फोटोन्स, राइट। तो डिवाइड कर देंगे अगर सेकंड इक्वेशन को से, नहीं लगता है कि जानबूझकर मैकेनिक्स को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ मैच कर रहे हैं? तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम जी, जी राइट। मतलब एफ का वैल्यू बता दीजिए तो थीटा निकल गया। तो एफ का वैल्यू के लिए अब एफ का वैल्यू सब लोग निकालेंगे फास्ट। सॉल्यूशन मत देखिएगा, खुद से एफ का वैल्यू निकालिए। देखिए, जब वेदांग ऐसे भी अगर डिविएट भी करेगा तब भी इसका ए एरिया तो सेम ही रहेगा, इफेक्टिव फोर्स सेम रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई चाहे यहाँ पे है यहाँ पे है, सेम फोर्स रहेगा। बस यही हुआ कि अभी ऐसे प्लेट था, अब ऐसे हो गया, राइट। इसलिए उन्होंने एक टर्म यूज किया स्लाइटली, मतलब ऑलमोस्ट सेम मान के चलिए, ठीक है। फोर्स का वैल्यू कितना आया? फोर्स के लिए तो हम लोग सबसे पहले, भाई आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल फोटोन, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल फोटोन के लिए यही करेंगे ना, एन। यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे पकड़िएगा। इस एक्सिस को अगर एक्स एक्सिस मान लिया जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस ई पी बाई सी माइनस आई। देखिए तो मैंने सही लिखा, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल फोटोन। तो कितना? माइनस माइनस बिकम्स प्लस एन ई पी बाई सी आई कैप, राइट। तो फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन ऑल फोटोन्स, फोर्स ऑन ऑल फोटोन्स, बाद में न्यूटन थर्ड लॉ से सर प्लेट पे ले लेंगे फोर्स। फोर्स ऑन ऑल फोटोन्स के लिए क्या लिखेगा? टोटल मोमेंटम बाय डेल्टा टी, और डेल्टा पी के लिए क्या है? एन ई पी बाई सी आई कैप बाई डेल्टा टी। और एन के लिए क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी, बोलिए, बाई एनर्जी ऑफ फोटोन ई पी बाई सी आई कैप और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ई पी और ई पी आपस में कैंसिल हो जाएगा, आई ई टी बाई डेल्टा टी, इसी को तो डब्लू बोल रहे थे, ई टी बाई डेल्टा टी डब्लू, तो डब्लू बाई सी आई कैप। ये किस पे फोर्स लगा? ये फोर्स है सारे फोटोन पे ड्यू टू प्लेट। तो न्यूटन थर्ड लॉ से सारा फोटोन मिलकर प्लेट पे कितना लगाएगा? डब्लू बाई सी माइनस आई कैप, राइट। समझे स्टूडेंट? बोलिए भाई ऑनलाइन का स्टूडेंट। आपको क्या लग रहा था कि सिर्फ वर्क फंक्शन निकालना रहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? डब्ल्यू बाई सी माइनस आई कैप, तो मैग्नीट्यूड तो डब्ल्यू बाई सी रहेगा, यहाँ पे डब्ल्यू बाई सी पुट कर देंगे, डब्ल्यू बाई सी एम जी, मतलब डब्ल्यू बाई एम जी सी, यही तो डिविएशन रहेगा। पहला क्वेश्चन तो बन गया।
चलिए यहाँ तक आइए, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। सारे स्टूडेंट लिख लीजिएगा तो बोलना है। इसको हटाएं, इस सेक्शन को। अरे बहुत जगह आ चुका है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या निकालते हैं आप लोग? बोले तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, या जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव लेते हैं, नॉट जी। 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कहाँ का है? जी इफेक्टिव आपको बताया था शॉर्टकट ट्रिक, जिस पॉइंट टेंशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट का अगर सिंपल पेंडुलम होता भी है तो सिंपल पेंडुलम सिंपल अरे ओसिलेशन एसएचएम होता भी है तो एसएचएम किसके अबाउट होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का टेंशन लेना है। इसका मतलब एसएचएम इस लाइन के अबाउट होगा या इसके अबाउट होगा? इस लाइन के अबाउट होगा, ठीक है। ऑलवेज इक्विलिब्रियम लाइन के अबाउट होता है, ठीक है ना। अब बोलते नहीं ना हैं भाई, जहाँ पे बोलना चाहिए कहीं कहीं तो बोल दीजिए। क्या जब तक नहीं बोलेगा तो मुझे क्या लगेगा बताइए तो? ये जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ तो हाँ ना कम से बोल दीजिए, बाकी चल रहा है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कॉपी कर रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पे तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो टी इक्विलिब्रियम बाई एम, करेक्ट। तो यहाँ इस पॉइंट का टेंशन आप निकाल लेंगे। कैसे निकल जाएगा? तो यहाँ पे ही है, राइट। स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो यहाँ से टी कितना हो जाएगा सर? रूट ओवर एम जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट का टेंशन। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना रहेगा? जी इफेक्टिव रहेगा सर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अब प्लस एफ का वैल्यू तो पता है ना, आपके सामने है, डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना करना था? एम ना। तो एम को अंदर लेके जाया जाए, तो एम अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा? एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब डब्ल्यू बाई एम सी का होल स्क्वायर, राइट। तो यही तो रहेगा। इसमें जी इफेक्टिव का वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई टाइम पीरियड रहेगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी स्क्वायर अब प्लस डब्ल्यू बाई एम सी का होल स्क्वायर के पावर हाफ। देखिए तो आंसर क्या है? अच्छा, एक लाइन और लिखना पड़ेगा, रूट ओवर एल डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बाई एम सी का होल स्क्वायर के पावर 1/4। रूट 2 बार रूट लगा देंगे ना, तो 1/4 हो गया, करेक्ट। ये हो गया 1/4। समझ में आ गया? तो इस वजह से एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं आ गया। एक क्वेश्चन लग रहा होगा आसान, बट एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ आपका कॉन्सेप्ट चेक हो गया है। बिना मोमेंटम का, फोटोन का मोमेंटम वैसे अगर फोर्स नहीं निकालने के लिए आएगा तो आगे बढ़ पाएंगे? वहाँ पर ही ख़त्म हो गया कहानी। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। A point source of light is placed at the center of curvature of hemispherical surface. The radius of curvature is r and the inner surface is completely reflecting. Find the force on hemisphere due to light falling on it if the source emits a power W.
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कहीं पे डाउट है क्वेश्चन में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एडवांस का ऑब्जेक्टिव का कैटेगरी दे सकता हूँ। सॉरी, वर्कआउट है ना? आप लोग क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहला बात तो यह है कि उस पूरे लाइट सोर्स का कितना फ्लक्स नीचे जाएगा, कितना फ्लक्स ऊपर जाएगा। पूरे लाइट सोर्स का हाफ ऑफ द पावर नीचे आएगा और हाफ ऑफ द पावर ऊपर चला जाएगा, राइट? इतना तो क्लियर कट है। हाफ ऑफ द पावर नीचे और हाफ ऑफ द पावर ऊपर, इज इट राइट? चलिए अब स्टूडेंट एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, डीएस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, ये मेरा डीएस पार्ट है, करेक्ट? और इसी का बिल्कुल इस लाइन से सिमेट्रिकल यहाँ पे एक डीएस मानते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है? और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है तो वापस इसी पाथ पे मूव कर जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा? 0 डिग्री ना? यस सर। इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री रहेगा, तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगा।
बट मान लेते हैं अब यहाँ पे एक डायग्राम तो ये हो गया, बोलिए फोटोन, फोटोन के वजह से इस डीएस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, इस डीएस पे टुवर्ड द सेंटर तो फोटोन पे फोर्स लगेगा, सरफेस लगाएगा, वापस भेज दिया ना सरफेस फोटोन को सेंटर की तरफ, राइट, सारा फोटोन आया जा रहा है वापस। इसका मतलब ये जो डी एफ जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये डी एफ क्या है, फोर्स ऑन डी एस, फोर्स ऑन डी एस ड्यू टू ऑल फोटोन्स विच आर फॉलिंग ऑन डी एस, फोर्स ऑन डी एस ड्यू टू ऑल फोटोन विच आर फॉलिंग ऑन द सरफेस डी एस, ये अवे फ्रॉम एग्जैक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। और यहाँ पे स्टूडेंट जो सिमेट्रिकल हम लोग कंसिडर किए थे, सर यहाँ भी सेम नहीं, डी एफ, बट इसका क्या दो कंपोनेंट हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, एक अगर एंगल थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा है, इसका एक कंपोनेंट क्या रहेगा सर, डी एफ कॉस थीटा, करेक्ट ना एवरीवन, और एक कंपोनेंट क्या रहेगा डी एफ साइन थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा, और इसका भी कंपोनेंट रहेगा डी एफ साइन थीटा। आपको नहीं था कि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कैंसिल करते चला जाएगा और सिर्फ वर्टिकल वाला कंपोनेंट बचते हुए आ जाएगा, राइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचते हुए रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि इस पूरे जो जितना भी 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस है, हेमिस्फीयर का अंदर का इनर सरफेस कितना, हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस पे जितना भी फोटोन फॉल करेगा ड्यू टू दिस पॉइंट सोर्स, इस पॉइंट सोर्स के वजह से उसका इफेक्टिव फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगने वाला है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काउंटर करते रहेगा ड्यू टू दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, राइट। ये बात सबको समझ में आ गया है। इसका मतलब है कि नेट फोर्स के लिए, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता चल गया, नेट फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए क्या हम लोग डी एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर लें, अब पूरे सरफेस पे जहाँ जहाँ पे डी एस एस, हर जगह पे डी एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो मुझे नेट फोर्स पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और किसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, बाई कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट का या बाई एक्स कंपोनेंट तो ऐसे ही काउंटर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसलिए बस हम लोग को डी एफ कॉस थीटा निकाल देना है, इसका इंटीग्रेशन, और किसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, बाई कंपोनेंट, ठीक है, किस पे, सरफेस पे। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा, हो गया, चलिए इस डायग्राम को हटाएं एवरीवन, ये आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला, भाई इंटेंसिटी ऑफ अभी तो बताया था, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम बाय टोटल एरिया, राइट। कितना हो जाएगा, और दिस बाय दिस इज कॉल्ड पावर, दिस बाय दिस इक्वल व्हाट, पावर, तो आई इक्वल टू डब्ल्यू बाई ए, डब्ल्यू बाई ए, इंटेंसिटी दिया हुआ था या पावर दिया हुआ था,
पावर दिया होता है ना, तो यहाँ तो वो सही है, यही लिखते रहते हैं। हाँ वो तो सही है, W/A। तो मुझे चाहिए टोटल एनर्जी ऑन, एक्चुअली मुझे निकालना है क्या, यहाँ देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे ए निकालना है ऑन DS एरिया, जो एरिया मैं मान रहा हूँ, इन टाइम डेल्टा टी। तो इसके लिए करेंगे क्या, टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है ना। और टोटल एनर्जी के लिए क्या कर देंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए ये करेंगे इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी, राइट, यही तो करते हैं। और आई इंटू ए, यहाँ देखिएगा इंटेंसिटी, तो आई ध्यान से अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो आई इंटू ए हो जाएगा W, तो W इंटू डेल्टा टी कर दें यहाँ पे, W डेल्टा टी बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ तक आ गए। तो देन जो फंडामेंटल जैसे सॉल्व करना चाहिए, हो नहीं पावर का हाफ नहीं ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं पावर का हाफ नहीं लेंगे, ये तो ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ। पावर तो इसका है ना, अब यहाँ पे इस एरिया पे कितना एनर्जी गिरेगा उसके लिए, तो पावर है, उसके लिए हम लोग एनर्जी बाय टोटल टाइम ले ही रहे हैं, DS नंबर ऑफ फोटॉन्स I इंटू ए, W इंटू डेल्टा टी। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है स्टूडेंट, मिस्टेक कहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ओह यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था भाई, यहाँ तक सही था। यहाँ देखिए मुझे ये तो हो गया क्या, ये हो गया ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट, जिसमें ए क्या रहेगा 4πr² रहेगा, समझे, ये क्या रहेगा 4πr²। टोटल पावर कितना है W, और पूरे स्फेरिकल सरफेस, इसका पूरा स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे इसका पावर W है, तो अगर पूरा स्फेरिकल सरफेस तो सब पे टोटल एरिया कितना रहता, तो यहाँ पे ये जो लेंगे, यहाँ पे ये मेरा टोटल एरिया है इंटेंसिटी निकालने के लिए। मैंने यहाँ का इंटेंसिटी निकाला, यहाँ तो यहाँ का इंटेंसिटी, यहाँ का इंटेंसिटी, यहाँ का इंटेंसिटी, यहाँ का इंटेंसिटी डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। तो मुझे अब इंटेंसिटी सरफेस का पता चल गया है, करेक्ट ना, वो कितना है W बाई टोटल एरिया, ये टोटल एरिया किसका, पूरे स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन DS, मतलब इस पे सिर्फ चाहिए, इस DS पे, तो हम लोग इसका एरिया लेंगे, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी मुझे चाहिए ऑन DS, तो क्या लेंगे I इंटू DS का एरिया, I इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना एवरीवन। और I तो पता है W/A DS डेल्टा टी। चलिए अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, W/A डेल्टा टी
ds हो गया, और डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। तो W बाई ए एनर्जी ऑफ एक किसका है पूरे स्फेरिकल सरफेस का 4πr², ठीक है, डेल्टा टी डी एस। ओके एवरीवन, तो डी एफ कितना होगा, डी एफ, ये डी एफ क्या था, ओवरऑल फोर्स, राइट। सिर्फ मैं इस डी एस पे अब कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस डी एस पे डी एफ का वैल्यू, क्या डी एफ का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 EPYC, इस डायरेक्शन में, सिर्फ इस डायरेक्शन में। यहाँ पे डी एफ क्या था, ओवरऑल फोर्स का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। ये था मेरा बाई कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा, बट डी एफ क्या था, इस डायरेक्शन का फोर्स, करेक्ट। तो इस डायरेक्शन का फोर्स के लिए क्या लिख सकते, 2 EPYC डेल्टा टी इंटू एन मैग्नीट्यूड वाइज, देन डी एफ इक्वल टू एन का वैल्यू वहाँ से उठाइए, एन का वैल्यू कितना है, W बाई ए एनर्जी ऑफ फोटोन डेल्टा टी डी एस एंड 2 EPYC डेल्टा टी, EP एंड EP कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, बचा कितना, बोलिए 2W बाई 8ds। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एफ नेट का बाई कंपोनेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ 2W बाई ए, सी भी रहेगा ना, तो डी एस कॉस थीटा, करेक्ट एवरीवन। क्या यहाँ पे 2W बाई ए सी बाहर ले ले, इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इक्वल टू 2W बाई ए सी को बाहर लेते हैं, तो बचेगा क्या, डी एस कॉस थीटा। अब इसी बात को सॉल्यूशन में देखिएगा तो बस इसी पर बस डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्रोजेक्शन दिखा दिए हैं, सही है। लास्टली तो वहाँ तक ही आना था, यहाँ तक आ गए ना। चलिए इसको हटाएं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये मेरा ds है, तो इस ds का दो कंपोनेंट, इस ds का दो कंपोनेंट इमेजिन कर सकते हैं, एक ds का एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट। ये मेरा ds है, उसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। एक ये ds हॉरिजेंटल और ds वर्टिकल, जैसे कैसे किसी लाइन को ब्रेक करते हैं, इस लाइन का एक कंपोनेंट ए हो गया, एक कंपोनेंट ए हो गया, वैसे ही आप ds को भी ब्रेक कर सकते हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट दिस वन एंड अदर कंपोनेंट इज दिस वन, ठीक है। और ए एंगल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए एंगल अगर थीटा है तो ए एंगल भी आपको थीटा नज़र आएगा। इसका मतलब ds हॉरिजेंटल ए ds कॉस थीटा है, समझे स्टूडेंट। इसका मतलब इस ds का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए इस ds का ए हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, तो हर ds का हॉरिजेंटल कंपोनेंट को अगर, क्योंकि हम लोग को तो इंटीग्रेशन पूरे यहाँ इस पूरे एरिया का करना है, इसका मतलब 2W बाई ए सी इंटीग्रेशन ऑफ ds हॉरिजेंटल, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट सबका लेते रहिएगा, तो आपको नहीं तक ये एरिया सिर्फ दिखेगा। कैसे, यहाँ से देखिए ये जो स्फीयर है, इधर से रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो इसका जो शैडो बनेगा वो आपको एक डिस्क ही बनेगा, करेक्ट। इस हेमीस्फेरिकल का ऊपर में
शैडो क्या दिखेगा, पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर, समझे। इसका मतलब ds का इंटीग्रेशन पूरे 2 पाई आर स्क्वायर पे कर दें, इस पूरे सरफेस पे जितना, जहाँ पे मेरा ds इनफाइनाइट नंबर ऑफ ds, तो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद एरिया क्या मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मिलेगा, समझे। समझ रहे मेरी बात को, मैंने क्या बोला। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2w/a/c पाई आर स्क्वायर, और a का वैल्यू यहाँ पे कितना था स्टूडेंट, 2w/4 पाई आर स्क्वायर c एंड पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और 2 कैंसिल, तो w/2c, यही तो आंसर होगा। ये बहुत फंडामेंटल तरीके से आगे बढ़ा हूँ, सब कुछ को समझते हुए। हालांकि सोल्यूशन में थोड़ा शॉर्टकट है। कहाँ पे, दिस वन, ए ds हॉरिजेंटल, यहाँ का जो ds है उस ds को मैं 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सोच रहा हूँ। अगर ऐसा ds आ रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इस ds का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में ds cos थीटा दिखेगा, और इस ds का प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, प्रोजेक्शन लेने का मतलब ऐसा एकदम लेमन लैंग्वेज में कि इस ds पे अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट भेजें तो उसका शैडो क्या बनेगा, तो उसका शैडो तो ds cos थीटा ही रहेगा। ds का शैडो ds ही बनेगा नीचे की तरफ, या ds cos थीटा। और अगर सिमिलर, अगर यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट भेजते हैं तो जो शैडो बनेगा वो इतना ही बनेगा, ds sin थीटा, इज इट राइट। इसका मतलब है कि जो मेरा ds cos थीटा यहाँ पे नज़र आ रहा था वो क्या था, वो एक्चुअली इस ds का वर्टिकल डायरेक्शन नीचे की तरफ प्रोजेक्शन था। तो इस ds का प्रोजेक्शन ds cos थीटा, तो वैसे ही सारा ds का प्रोजेक्शन लीजिएगा, ds cos थीटा, और सारे ds cos थीटा को मिला देंगे तो नज़र क्या आएगा, ये ऊपर वाला यही तो एरिया इफेक्टिव नज़र आएगा, राइट। दैट्स वाई डायरेक्टली मैं इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, और इसके बदले क्या लिख दिया हूँ, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे का इंटीग्रेशन आएगा पाई आर स्क्वायर, समझे। अब पाई आर स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो ले देकर लास्ट में कितना बचेगा, w/2c। और यहाँ पे ए पूरा एरिया पावर था सोर्स का ना, तो वो सोर्स तो हर जगह पे जा रहा है, वो जो पॉइंट सोर्स आपका स्फीयर का सेंटर रखा हुआ है, करेक्ट। तो डब्ल्यू यहाँ पे है, तो ये सब तरफ जा रहा था ना, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी, तो उसके लिए क्या कौन सा एरिया लेंगे, अभी तो जस्ट पॉइंट सोर्स का बताए थे, 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, करेक्ट, पूरा स्फेरिकल सरफेस पे। और नहीं तो अगर आप w/2 लेना चाहते हैं तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जैसे आपने से किसी ने बोला ना कि सर w/2 कर दीजिए, आधा ही पावर आ रहा है नीचे, तो नीचे फिर लेते कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, आधा पावर आधा एरिया पे, तो ले देगा तो फिर तो वही होता 4 पाई आर स्क्वायर। कोई फर्क पड़ता या वो सेम बात रहता, सेम बात हो जाता। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रह गया है, मुझे लगा था कि आज इस क्वेश्चन को कवर करूंगा। ये हो गया ना, इसको बढ़िया से सब कर लीजिएगा, और लास्ट में अगर हो सके तो इसका आंसर भी रट जाइए। आंसर याद ही होता है w/2c, बट वो w/2c कैसे कैसे आया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे तो मेरा सीजन इसको 2 बार बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये सब जो क्वेश्चन अब चल रहा है वो एडवांस का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बार देख लीजिएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 पक्का क्लास में लूँगा ही लूँगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद वर्कआउट का क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी बन, इस टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जो जो क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उसको मैं सॉल्व करूँगा एक लाइन से, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास प्योर HCB का सॉल्यूशन। और आप लोग को अभी मैं प्रोजेक्ट दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि इसका आप अटेम्प्ट लीजिए, साथ में ऑन द स्पॉट बनाते रहेंगे पढ़ कर, ठीक है। ओके एवरीवन, आप लोग अपना अटेंडेंस लगा लिया है ना।